यहाँ से बात शुरू होती है, उसको फैलाया जाता है, लिसानियत, सुबाइयत, फ़िरका वारियत। वो अखराजात कहीं से तो उठते होंगे। इमरान खान के आप पैसे उठा के देख लें और उनके जो खर्चे हैं वो देख लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ईसवी कैलेंडर का 12वां महीना दिसंबर है। ये महीना सर्दी का पैगाम लाता है, जाड़े की खुनक शामों का जिक्र, यखबस्ता हवाओं का कैफ और बहुत सी दिल को गरमा देने वाली यादें दिसंबर का ही खासा है। साल का आखिरी महीना होने की वजह से जहां दिसंबर एक तरफ जुदाई और हिज्र का इस्तियारा बन गया है, तो दूसरी तरफ नए साल की शक्ल में उम्मीद की सूरत भी। शायद इसी जज्बाती वाबस्तगी के बायस दिसंबर के महीने ने शायरों की भी खूब तवज्जो समेटी है। लेकिन ये रूमानियत भरा दिसंबर अब माजी का किस्सा बनता जा रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। अब इस महीने की पहचान स्मोक बन गई, वही स्मोक जो अजाब बनकर लोगों को 8 आंसू रुला रही है। दिसंबर में जुड़ी उर्दू अदब की चाशनी से बाहर निकलकर देखें तो ये दिसंबर हम पाकिस्तानियों के लिए सितमगर साबित हुआ है। जी, सितमगर, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन महीना। इस महीने में पाकिस्तान को ऐसे जख्म लगे जो भरने का नाम नहीं ले रहे। आज से 50 साल पहले 1971 में यह दिसंबर का ही महीना था जब दुश्मन की साजिशें कामयाब हो गई और उसने दो भाइयों में लिसानियत, तासुब, कौमियत का ऐसा जहर भर दिया कि पाकिस्तान का एक बाजू कट गया। जिस दिन यह सानिया हुआ महीना दिसंबर का था और तारीख थी 16। सकूते ढाका की सूरत लगने वाला यह जख्म जहां दुश्मन की चाल थी, वहीं इसके जिम्मेदार अपनों के सितम भी थे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। 43 साल बाद दुश्मन एक बार फिर वार करने में कामयाब हुआ। इस बार खून की होली पेशावर में खेली गई, वो भी फूल जैसे मासूम बच्चों के खून से, जिनकी मुस्कुराहटों को देखकर वालिदैन जीते थे, जिनकी शरारतों से घर महकते थे। हंसते मुस्कुराते इन फूलों से मुस्कुराहट ही नहीं, जिंदगी भी छीन ली गई। वो जो इल्म की रोशनी लेने घर से निकले थे, जालिम दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों ने इन्हें मौत की अंधेरी वादियों में गुम कर दिया। उन वालिदैन के कर्ब का अंदाजा कौन कर सकता है, जिन्होंने अपने हाथों से सजा सवार कर तैयार करके अपने जिगरगोशे स्कूल रवाना किए थे। इन्हें क्या खबर थी कि अब उनकी वापसी लाशों की सूरत में होगी। खून में नहाए हुए लाशें, कटे फटे बारूद से जले हुए लाशें। आह, क्या क़यामत की घड़ी थी। वो महीना भी दिसंबर का था और तारीख थी 16। इस साने पर जो सवाल पहले दिन उठे थे वो आज भी जवाब तलब है। इसमें कोई शक ही नहीं कि इस साने में शहीद होने वाले बच्चे तो जन्नत में चले गए, लेकिन पीछे रह जाने वाले इनके वालिदैन आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। ये सच है कि इस साने ने कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का नया जज्बा दिया। पाक फौज ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग हमने जीती। लेकिन एक सवाल आज भी जवाब तलब है कि एक ही तारीख को दो बड़े सानेहार, क्या ये महज हुस्न इत्तेफाक था या फिर दुश्मन की तरफ से एक पैगाम? और सवाल ये भी है कि क्या हम इस पैगाम को समझे भी हैं? क्या इसका जवाब देने की हमने तैयारी भी की है या फिर वही सियासी, लिसानी, सूबाई झमेलों में गुम है? आइए मिलकर जवाब तलाश करते हैं। इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, ये जो 16 तारीख़ है, दो सानेहात, इसमें यकीनन हमें दोनों में बैरूनी ताकतों का हाथ नज़र आता है, मगर हमने इससे कोई सबक सीखा? उसामा साहब, बैरूनी ताकत नहीं, इसमें इंडिया का हाथ था। क्लियर बात करें, भारत का हाथ था, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, वो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त साजिशें करता रहता है। अफसोसनाक बात यह है कि हम में से बहुत सारे ऐसे, हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से भारत नवाज रहे, भारत को सपोर्ट करते रहे। ऐसे वक्त में जब भारतीय जासूस यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे, ऐसे वक्त में जब भारत जो है वो बलूचिस्तान को अलहदा करने की साजिश कर रहा था, हमारे बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो भारत से ताल्लुकात बनाने के लिए मरे जा रहे थे। आपने कहा कि हमने कुछ सीखा है। उसामा साहब, सीखना क्या है? सकूते ढाका हुआ, आधा पाकिस्तान टूट गया। नरेंद्र मोदी खुद एक तकरीर में कहता है कि जी हमने वो साजिश की थी, हमने ढाका को अलहदा करवाया।
वो अलल ऐलान इस चीज़ को मानता है और हम उसका त्यारा पाकिस्तान में आता है और वो यहाँ पर उतरता है। हम किसी इदारे को नहीं पता, वो आता है यहाँ पर, एक शादी पे आता है और फिर चला जाता है। उसके जो मशीर हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट मरी जा रही होती है कि किस तरीके से हम इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर लें, मसला कश्मीर को से पुश्त डाल के, मसला कश्मीर को एक साइड पे रख कर। ये हमारी लर्निंग थी, ये हमारे रवैये रहे हैं। समझ सब होना तो ये चाहिए कि भारत जो है इसके खिलाफ एक क्लियर पॉलिसी है कि जनाब, जो अब आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर पे भारत वापस नहीं जाएगा, भारत से कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा जी। भारत जो है उसके खिलाफ हमें, मेरा मतलब कि आप देखें यहाँ पर हमारे मिनिस्टर साहब अब कल प्रोग्राम में देखा कि जा रहे हैं बाहर, उससे कश्मीर के बारे में पूछा जाता है, वो कहते हैं मैं तो अपना इलाज करवाने आया हूँ, और वो फिर फोरम में डिबेट्स में हिस्सा भी ले रहे हैं जी। सर जी, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, अपनी खामियाँ, अपनी गलतियाँ। हमने माजी में, मैंने तो ये देखा, हमारी हर गवर्नमेंट जो थी वो भारत से मुज़ाकरात के लिए मरती रही है, भारत के साथ करीब होने के लिए मरती रही है, भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए मरती रही है, भारत के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए मरती रही है। लेकिन भारत जो था वो हमेशा से उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की करता रहा। कभी पाकिस्तान को डायलॉग में के चक्कर में ले आता था, कभी किसी चक्कर में ले आता था, लेकिन जब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का वक्त आया उसने उससे पीछे नहीं हटा। आप देखें कि पूरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक होली खेली गई। अजीत डोवल जो था वो उसका मास्टरमाइंड था। किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, किस तरह से ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, किस तरह से वहाँ से दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तान आते रहे। अब साने पेशावर जो है इसके पीछे अब तो ये चीज़ खुल के सामने आ गई कि भारत का हाथ था। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे अटैक में भारत का हाथ था। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने में भारत का हाथ था। आज भी भारत साजिश कर रहा है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए। आज भी भारत ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया जाए। आज भी भारत साजिश कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया जाए। फैटफ में वो पाकिस्तान के खिलाफ शोर मचाता है। बिल्कुल सही है बाबर साहब, आपने जितनी बातें की अपनी दुरुस्त है, लेकिन क्या अंदर से हमारी कमजोरियां नहीं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया? अंदर भी तो हमारे यहाँ ये बहस थी। क्या गुलाम रज़ा साहब आज वो हम मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं कि ये दुश्मन किस तरह से हमारे यानी उसको डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान के बारे में उन्हें पकड़ा भी है, लेकिन फिर हम उसमें बहते भी तो हैं। यहाँ से बात शुरू होती है, उसको फैलाया जाता है, लिसानियत, सुबाइयत, फ़िरक़ावारियत, मतलब ये गाउड्स पकड़े गए हैं कि बाहर से इस तरह से किया जाता है, लेकिन हम उसमें आ जाते हैं। हम इतने ही मासूम हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। एक वक्त था कि ये दहशतगर्द जी हमारे भाई हैं, ये तो मजहबी की तो बात करते हैं, कोई बात नहीं, शहीद और कौन शहीद कौन नहीं, ये शहीद है, इनको मारने वाला शहीद है, ये बहस भी इस मुल्क में होती रही। क्या हम उससे बिल्कुल निकल आए हैं या आज भी हम उन बहसों में हैं कहीं ना कहीं? हम वहीं पे खड़े हैं जहां से ये सफ़र शुरू किया था। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो उसी वक्त पाकिस्तान टूटने का अमल शुरू हो गया था। ये नहीं है कि फौरी तौर पे आप स्टेबल हो गए। आप ये देखें कि जिन्ना साहब को किसकी कॉन्स्पिरेसी थी, उनके मर्डर में, उनकी वफ़ात में, उनके वाक़यात सारी दुनिया के सामने हैं। फिर लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनका मर्डर किस तरह से हुआ सब जानते हैं। और फिर उस मर्डर वाले बंदे को किस तरह से उसी वक्त मार दिया गया, और फिर जो वो शख्स था उसको कहाँ से कितना वजीफ़ा महाना कितने सालों तक मिलता रहा, रिकॉर्ड की बातें हैं। अब आ जाए कि मशरक़ी पाकिस्तान, वो क्या कहते थे? शेख मुजीब ने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा कर दो। वो तो कुछ ऐसे मुतालबे करते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे। अगर आप ये देखें, बंगाली कौम बहुत तालीम याफ्ता, तहज़ीब याफ्ता, तरबियत याफ्ता कौम उनको हम कह सकते हैं, बहुत स्मार्ट और काम करने वाले, टैक्स देने वाले। अब उनका क्या मुतालबा था? एक तो 1 यूनिट था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मिसाल था 1 यूनिट की। हमारे पास सेनेट ही मौजूद नहीं था कि हम उनको तसल्ली दे सकते कि आपके भी सेनेट में उतने ही बंदे हैं, उतने ही लोग हैं जितने
मगरबी पाकिस्तान के हैं उतने ही मशरकी पाकिस्तान के। सेनेट था ही नहीं, सेनेट 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अमल में आया। तो उस वक्त ये था कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो ज़्यादा है, आपकी नुमाइंदगी कम है। आपके यहाँ उधर से जो ये बात मशहूर है कि शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि ये यहाँ की सड़कें जो हैं उनसे पटसन की बू आती है, तो वो जाहिर है कि वहाँ पे वो कारोबार करते थे। यहाँ लैंड लॉर्ड्स थे, हमने तो लैंड लॉर्ड्स के लिए इस्लाहात लानी थी, हमने ये तमाम यूनिट्स ख़त्म करने थे, छोटी छोटी चीज़ों को हमने तकसीम करना था। हमने तो अभी तक भी हमारे लैंड लॉर्ड्स उसी तरह से ही हैं। भुट्टो साहब को किन लोगों ने वर्गलाया था, उनके पीछे आपको पता है इलेक्टेबल्स थे, वो ममडोट, वो बाकी बहुत से ऐसे किन किन के नाम लें, टवाने और जितने जागीरदार पाकिस्तान के थे वो भुट्टो साहब के साथ थे। और उस वक्त इस वजह से पाकिस्तान का जब ये सिलसिला हुआ तो फिर भारत और रूस ने पूरा फ़ायदा उठाया उस सारी सूरत हाल का। अगर आप ये कहें कि हम ये कह देते हैं कि बंगाली मेजॉरिटी में थे, उन्होंने फैसला किया कि हमने अलहदा होना है, अच्छा, उन्होंने फैसला नहीं किया, फैसला हमने किया कि उनको उनसे अलहदा होना है, हमने उनको अलहदा करना है उनको। लेकिन मुक्ति बानी भी बनती है, नरेंद्र मोदी मानता है जी हमने उसको सपोर्ट तो फिर वो होती रही ना, उन्होंने ठीक तो हमारी गलतियां ये बिल्कुल सपोर्ट होती है, उनको मौका दिया। ये सारे के सारे हालात हैं मुझे सर आगे की वजह से पढ़ना है, उन लोगों टाइम मेरे पास कम है। मुझे ये बताएं कि चले ये हो गई बात, आपने कहा कि नहीं हमने नहीं सीखा, सकूत ढाका से हमने सबक नहीं सीखा, ये बड़े अफसोस की बात है। 50 साल APS के बाद तो हमने जिस तरह से नेशनल एक्शन प्रोग्राम, फिर उसके बाद हमने दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए इस मुल्क को देखा, कौम एक हो गई, वहाँ से आपने कुछ बेहतरी देखी है? बिल्कुल, ये बात मानने वाली है कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब और दीगर जो ऑपरेशन हुए, आप देखें स्वात का ऑपरेशन भी हुआ, ज़रब अज़ब भी हुआ, और इसके साथ दीगर छोटे बड़े ऑपरेशन, इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन बहुत होते रहे, आगे बढ़ता रहा। और जी इन सारे सिलसिले का मकसद ये था कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म की जाए। हमने भरपूर कोशिश की, हमारी फोर्सेस ने भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर मैं आके वही बात दोबारा उस तरफ ही आ जाती है। कल परसों 2-3 रोज़ में 3-4 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है, वो लोग फिर बाहर निकल आए हैं। तो रियासत ने अपना जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाना है कि वो क्या इन लोगों से जो जिनसे बात की जा रही है मुज़ाकरात किए जाएंगे, क्या इनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, क्या हम अपने कातलों को फांसियों पर लटकाने की बजाय उनसे बातचीत का अमल शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि APS के शोहदा के वालिदैन के एक इसमें जरूर है कि दिलों में निकलते हैं। सीज फायर की बात हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते किसी तरह से ऑपरेशन को रुका है, वो अपनी जगह जारी है। जहां दहशतगर्द मिलेगा या पता चलेगा उसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो ये नहीं रुकना चाहिए। बाकी डिबेट्स तो अपनी जगह, डिबेट करने में कोई हर्ज नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बात जारी रह सकती है। बहरहाल सर सियासत पर आते हैं। हमारे यहाँ जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है बाबर डोगर साहब, उसमें बड़ी बात आती है कि जनाब ये अब हुकूमत जा रही है, मुसलसल ही हमारे यहाँ 5 साल ये चीज़ रहती है, मगर अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं दिलचस्प, और उस पर बड़ी बहस हो रही है कि जी परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन गया है, नवाज़ शरीफ साहब का भी चौधरी शुजात साहब के हवाले से खैरियत के लिए पूछा गया, इस तरह आर्मी चीफ का चला गया। अब इस पर कुछ तावीलें कह लें, इसको जोड़ा जा रहा है कि जी ये दोनों का, आर्मी चीफ का, वज़ीर-ए-आज़म का, साबिक़ वज़ीर नवाज़ शरीफ का फ़ोन, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को जाना, ये एक बंदे को पता नहीं क्या। साथ ये भी आ रहा है कि जी अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी हालात इतने ख़राब हैं कि इस वक्त कोई इन हाउस चक्कर ही कोई नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी 2022 में वो इलेक्शन देख रहे हैं। तो ये खिचड़ी सी पक रही है। उसामा साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं उनके शरीफ फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नून लीग के MPA भी रहे हैं। उसके बाद जब ये गवर्नर पंजाब थे उस वक्त फेडरल में पे पार्टी की गवर्नमेंट थी, पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो शहबाज शरीफ के साथ इनका बड़ा आइडियल कोऑर्डिनेशन था। अच्छा, मेरी खुद कई दफ़ा मखदूम अहमद महमूद से बात हुई तो वो नवाज शरीफ के बड़े पुरस्कार भी हैं, बड़ी उनकी तारीफ़ें भी करते हैं कि जी बड़े पॉपुलर लीडर हैं और उनको इतना वोट पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सियासी एजेंडा था इस मुलाकात में। वो लंदन में थे, वो नवाज शरीफ से मिले, वो जब पाकिस्तान में उस वक़्त भी जब वो पार्टी में थे उस वक़्त भी वो नवाज शरीफ से मिलते रहे।
तो इसमें कोई मुझे पॉलिटिकल कोई ऐसी साजिश की बूंद नज़र नहीं आती। अच्छा। क्योंकि एक तरफ जरदारी साहब के बयानात देख लें, शहबाज शरीफ साहब तो डेस्परेट हैं कि वो जरदारी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट आई, जी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी तेज़ी से नॉर्मल हो जाएं। हो सकता है कि मखदूम अहमद महमूद वहाँ जाके उन्होंने ट्राई की हो, कोशिश की हो। जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं तो ज़ाहिर पॉलिटिकल बातें होती हैं। तो मखदूम अहमद महमूद जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट के बाद पे पार्टी और नून लीग के अंदर एक तलखी आई, उसको शायद उसने कम करने की कोशिश की हो। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि उनके ज़ाती शरीफ ख़ानदान के साथ ज़ाती ताल्लुकात बड़े थे। दूसरी तरफ यहाँ नवाज शरीफ ने जो चौधरी शहजाद साहब को फ़ोन किया, ऑफ कोर्स नून लीग जो है वो काफिले के करीब होने की कोशिश कर रही है। इससे पहले आप देखें तो हमजा शहबाज जो थे वो भी चौधरी पीरलाई से मिले, चौधरी शहजाद की वो भी इजाज़त के लिए गए और उन्होंने ये कहा कि जी वो काफिले के साथ राब्ते में हैं। ये भी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन में काफिले को नून लीग का आपस में अलाइंस हो जाए, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो काफिले जो थी इससे पहले काफ़ी दबाव में थी, लेकिन नवंबर में जो बड़ी तब्दीलियाँ हुई, उन तब्दीलियों के बाद काफ लीग पे दबाव खासा कम हुआ है और वो खासी हद तक इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं। तो अब जो काफ लीग को भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पहले वो पीटीआई के साथ अलायंस किया और उनको 10 सीटें पंजाब में मिली और 5-6 मरकज़ में मिल गई। तो अगर वो पीटीआई के साथ मज़ीद आगे चलती है तो उसको फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। जबकि नून लीग जो है ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब, उनको पता है कि काफ लीग की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें खासी ज़्यादा हैं और कोई भी वो ऐसा अलाइंस करते हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब मज़ीद करीब हो सकते हैं या कंफर्टेबल लेवल पे आ सकते हैं। तो ये उसी की एक कड़ी है कि जनाब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये सारी एक जो मैनूवरिंग हो रही है। अब आगे इलेक्शन का साल है, क्या यही जा रहा है 2022 में इलेक्शन हो जाएंगे, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अलाइनमेंट कर रही हैं, अपनी असेसमेंट कर रही हैं और देख रही हैं कि किसके साथ क्या अलाइंस हो सकता है। मियाँ साहब जो थे उनका चौधरी पीरलाई के साथ खासी तलखी रही, जब वो उनके पीछे उन्होंने बगावत कर दी, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बन गए। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए, मेरी खुद उनसे बात हुई कि शेख रशीद के हवाले से मैं उनका एक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा जी शेख रशीद जो है वो नून लीग में आना चाहते हैं, तो आप बताएं कि क्या उनको ले लिया जाए। मैंने कहा जी सभी को ले लें, काफिली को भी ले लें। उन्होंने कहा नहीं, काफिली के हवाले से ना पार्टी में बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, लेकिन शेख रशीद के हवाले से चौधरी निसार नहीं मान रहे। तो काफिली के हवाले से उनकी बड़ी शदीद रिजर्वेशन थी कि जिस तरह से उनके साथ किया गया। लेकिन अब पॉलिटिकल जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, सही, तो नून लीग को भी ये एहसास है कि पंजाब में सोलो फ्लाइट नहीं चल सकती। बहुत से लोग इत्तेहाद की जरूरत है। बहुत से लोग गुलाम साहब इसको जोड़ रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह आपने कहा कि जी वो अब न्यूट्रल हो गई है, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि जो ये तज्जिए किए जा रहे हैं कि जी अब तो कहते हैं जी ठीक है हुकूमत जाती है जाए, हमें क्या है, तो उस वजह से ये सब एक्टिव हो गए हैं। और चाहे MQM हो, चाहे बलूचिस्तान आवामी पार्टी हो, चाहे डेमोक्रेटिक अलायंस है वो हो, तो ये जितने भी हैं ये किसी भी वक्त कहीं भी जाने के लिए अब ना न्यूट्रल हो रहे हैं सब। तो ये ऐसा ही है, ये मुलाकातें इसी वजह से हैं। मुलाकातें तो एक दूसरे की स्पेस और एक दूसरे से डिस्कशंस और आगे आने वाले दिनों की जो पॉलिटिक्स है उसमें स्ट्रैटेजीज तय करने के लिए हो रही हैं। अभी हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पे कोई ख़तरा है। जिस तरह से कुछ लोग खुशखबरियां दे रहे हैं कि बस अब गई अच्छा। या जो इंतखाबात हैं, आप खुशखबरी क्यों कह रहे हैं 2022 में होंगे, जो तहरीक इंसाफ के वोटर होंगे उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है ना। खुशखबरियां तो ये सिर्फ अपोजिशन उनके लिए मैं तो वो खुशखबरी कहते हैं जब अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हम जल्द खुशखबरी देंगे या इस तरह की बातें करते हैं। ठीक, तो वो इस सूरत हाल में जो मुलाकातें ये हो रही हैं, ये अगर आप ये देखें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, इस वक्त बेरोज़गारी है और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनसे नज़र हटती जा रही है, लोगों की हटाई जा रही है। कभी कहा जा रहा है नवाज शरीफ बन रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनको इख्तियार मिल जाएगा।
बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। हकीकत ये है कि अपोजिशन चाहती है कि वो 22 में इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाए और इंडिपेंडेंट हों, शफाफ हों। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना होमवर्क कर रही है कि वो 2024 तक ले जाए इस इंतखाबात। सर ये आपने नई बात बताई है जी, ये वो 23 की बजाय 24 तक जाना चाह रहे हैं। जी, वो 24 तक 1 साल मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि जो लॉ पास किया गया है EVM का, उस EVM के मसले मसाइल अभी जब मीटिंग्स होंगी, सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो किसी वक्त भी ऑन बोर्ड इलेक्शन कमीशन होगा तो वो कहेगा अभी हम नहीं कर सकते, 6 महीने का टाइम एटलीस्ट हमें मशीनें लेने के लिए और इस तरह से। क्या इसकी गुंजाइश है सर आईनी तौर पर कि आप गुंजाइश बिल्कुल निकल आएगी। गुंजाइश एक कानून के ऊपर अगर आपने पूरा उतरना है और दूसरे कानून की तरफ आपने जाना है, तो जब गुंजाइश उस वक्त बात चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अदालतों में चैलेंज होगी और उस वक्त तक भी चीज़ें जाएंगी। लेकिन जो मियाँ साहब की मुलाकातें हैं जनूबी पंजाब की, मेरी बात आप बहुत ही बावसूख ज़राए से हमें ये मालूम हुई है, जनूबी पंजाब के हवाले से जो मुलाकातें मियाँ साहब के साथ हो रही हैं उनका टोटल पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है। अच्छा। और किसी भी कोई और मैटर नहीं है उसमें सिवाय सियासत के। और जो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स है कि जब भी इंतखाबात हों तो कौन कौन से अलाइंस होंगे, कौन से लोग इनके साथ मिलेंगे। आज वो हमने खबर दी थी कि एहसन बोन साहब पिटीशन दायर कर रहे हैं, वो भी सामने आ गई। तो वो भी पिटीशन अब दायर कर रहे हैं 2 लोगों के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए और जहांगीर के लिए। कुछ दिन पहले ये बात बता दी थी। आहिस्ता, अच्छा सर जी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेस गेन कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। लेकिन फौरी तौर पर कुछ नहीं होने वाला। फौरी कोई भूचाल सियासत में नहीं अभी फौरी। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक है, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद बात करेंगे जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब के बारे में। हुकूमत कह रही है जी हम इनको अब अदालत में लेकर जाएंगे, नोटिस भेजेंगे, क्यों इन्होंने इस तरह की बात की है कि जी इमरान खान साहब के घर का खर्चा जहांगीर तरीन चलाते थे। वजीउद्दीन साहब अपनी जगह पर खड़े हैं, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं वो बड़ा दर्द सर बनते जा रहे हैं कप्तान इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ये शुरू में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और बड़े अहम रहनुमाओं में से थे। अब इनका कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू जो हमारी कुलीग अमीर अब्बास साहब ने अपने शो में किया, उसमें इन्होंने इमरान खान साहब पर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी पहले 30 लाख खर्चा था इनके घर का जो जहांगीर तरीन उठाते थे, फिर ये 50 लाख कर दिया गया। तो अब इसके बाद ये चीज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा फिर आई, हर तरफ इस पर बात होने लग गई। हत्ता कि जहांगीर तरीन साहब ने फिर ट्वीट किया और कहा कि जी इमरान खान साहब से मेरे ताल्लुकात जैसे भी चल रहे हैं, मगर मैंने पार्टी के लिए जो हो सका ज़रूर किया, लेकिन एक पैसा भी मैंने कभी बनी गाला में यानी ज़ाती खर्च के लिए या इमरान खान साहब के घर के लिए कोई इस तरह से नहीं दिया। मैं सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहता था। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हुआ यह है कि फवाद चौधरी साहब ने अभी कह दिया है कि जी हुकूमत अब इसके खिलाफ एक्शन लेगी। ना सिर्फ जिन चैनल्स ने चलाई खबर उनके खिलाफ, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब के खिलाफ क्रिमिनल केस जो खुद जज रहे हैं उनके खिलाफ अब क्रिमिनल केस की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी इज्जत महफूज नहीं है तो आम पाकिस्तानी का क्या होगा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये क्या दुरुस्त टैक्टिक है हुकूमत की तरफ से? क्योंकि इससे तो बात और ज़्यादा बढ़ेगी। जस्टिस साहब कहेंगे अच्छा मेरे पास तो और बहुत से राज हैं, अकबर एस बाबर हैं, हामिद खान साहब हैं, इसी तरह रेहाम खान साहब हैं, तो ये जितने लोग छोड़कर जाते हैं उनके पास राज तो बहुत होते हैं, फिर वो चलाते रहेंगे कि उस वक्त ये हुआ था। इसी तरह हमने मखदूम जावेद हाशमी साहब का देखा था, तो वो तो फिर बात बढ़ती चली जाएगी। घर का भेदी लंका ढाए, ये आपने सुना होगा। जी जी जी। तो वो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब बड़े मुदब्बर आदमी हैं और बड़े ही उनका कैरियर बड़ा साफ शफाफ रहा है। और अगर हम उनके इल्ज़ामात के हवाले से बात करें, वो तो ज़ाहिर है कि एक इल्ज़ाम हम इस वक्त कह सकते हैं, लेकिन अगर आदात की बात करें तो इमरान खान साहब के घर के माहौल को जितने भी पार्टी के लोग हैं
वो बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं। वहाँ चाय किसी को मिलती है, नहीं मिलती है, वहाँ खाना किसी को मिलता है, नहीं मिलता है, पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, और उनके मेहमानों के सामने उनके कुत्ते जो हैं वो कुछ खा पी रहे होते हैं और मेहमान बैठे होते। ये बातें ज़ुबान ज़दे आम हैं। और सब्ज़ियाँ किसके फार्म हाउस से जाती रही हैं, वो बातें भी आम, सारी छप भी चुकी, रिपोर्ट भी हो चुकी, और सब कुछ सामने है जी। तो हम इस मामले को, हमारा तो तज्जिया यही होगा इस हवाले से कि इसको होल्ड ऑन करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को स्लो प्ले करना चाहिए। छोड़ देते फवाद चौधरी साहब इस तरह की बात करने से। अब सोचनाक बात यह है कि एक ऐसे शख्स को जो कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और उनका किरदार भी बड़ा आला रहा है जी जी, उनके हवाले से उन्होंने उनको बड़े अफसोसनाक अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए उनके हवाले से। तो ये बड़ी एक बात, बढ़ने वाली बात है। फिर उन्होंने भी आगे से कह दी है, वो उन्होंने MQM के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और फिर उन्होंने वहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ खड़े होके जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा है कि आप जहाँ ले जाना चाहते हैं केस ले जाएं जी, तो मैं भी सामना करने के लिए वहाँ तैयार हूं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं जी मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। और जहांगीर तरीन अपने जहाज की बात करें, मैं समझ रहा था कि जहांगीर तरीन ऐसा ही करेंगे, वो तरदीद ना करते तो क्या करते। लेकिन अब बात यह है बाबर साहब कि इसको किस तरह से साबित किया जाए कि जो वो कह रहे हैं, खुद कहते हैं जस्टिस साहब, क्योंकि वो खुद जज रहे हैं, उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा कि हुकूक की पामाली किसकी हुई, फवाद चौधरी की या इमरान खान की, तो वो मेरे ऊपर केस करें, इमरान खान ने करना है तो करें। तो अब फिर वो कहते हैं कि जी इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो फिर इनको साबित वो भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से क्या होगा, जहांगीर तरीन हाँ वो भी कर सकते हैं, जहांगीर तरीन इनके खिलाफ तकीज़त का दावा कर सकते हैं। तो समझ साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर जस्टिस वजीउद्दीन ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी तो उस पर इतना गुस्सा करने की ज़रूरत क्या है। इमरान खान साहब ने अपने मुखालफीन पे कौन कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगाया, मुझे बताएं, करप्शन से लेके कौन कौन सी चीज़ नहीं की, उन्होंने कौन से सबूत दिए हैं। फवाद चौधरी साहब असम्बली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान पे, जरदारी खानदान पे, सब पे कौन कौन से इल्जाम नहीं लगाते सर। वो इन्होंने कौन से सबूत आए ना सर, इमरान खान साहब के खिलाफ भी तो गया सर। वो तो सारे अपने लाते रहे सर। उन्होंने मैं आपने इल्जाम लगाते रहे सर। साहब की ये स्टेटमेंट के जनाब मरियम जुनैद के बेटे के, जुनैद की जो शादी हो रही है वो सारा करप्शन का पैसा है, क्या सबूत है फवाद चौधरी के पास? चले मुझे बताएं सर। वो जमानत पर है, उनके खिलाफ फैसला आ चुका है नैब का, इस वाले से वो कह रहे हैं कि जनाब इनका ये पैसा जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, वो अब अरबों रुपए की मालिक हैं, तो वो किस तरह बन गए, उस हवाले से वो कह रहे हैं। वो तो केस कोर्ट में चल रहा है ना, केस कोर्ट में चल रहा है जी। तो उसी बुनियाद पर कहते हैं आपने सारा पैसा बनाया इस तरह है मनी लॉन्ड्रिंग से, और किस तरह आप अमीर हो गए, आज तक आप वो दे ही नहीं सके। कतरी खाता मरीम साहब के पास उसका कोई सर हमें पता है। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, जैसे वजीउद्दीन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सारी अपोजिशन पूछ रही है कि जनाब इमरान खान साहब आपके घर का खर्चा कहाँ से चलता है सर। ये इमरान खान साहब जो है उसका हवाई जहाज इस्तेमाल करते रहे, हाँ इसमें कौन सी ऐसी चीज है, ये भी सबको पता है कि जहांगीर तरीन जो है वो खर्चा चलाते रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घर का सर और बात है, पार्टी फंडिंग और चीज है। कौन सी 30 लाख से 50 लाख सर इमरान खान साहब के घर का खर्चा। सरकार मुझे किस दौर में इमरान खान के घर का खर्चा सर 30 लाख या 50 लाख रहा है, वो जिस दौर की बात करें उसको छोड़े, आज भी नहीं होगा। तो घर का मुंशी मैं हूँ ना आप नहीं सर, वो मुझे तो नजर जो आता है उसकी बात कर सकते हैं। एक उनका शाहाना जिंदगी तो है और उनका एक शाहाना स्टाइल तो है जिंदगी का, वो अखराजात कहीं से तो उठते होंगे। इमरान खान के आप पैसे उठा के देख लें और उनके जो खर्चे हैं वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन में सारे उनके गोशवारे होंगे, अगर वो मैच नहीं करते, आमदन से जायद उनके असासे हैं तो केस बनाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी सारा मामला जा चुका है, उनका कहाँ से दौलत कमाई, किस तरह वो कमा रहे हैं, तो वो तो एक चीज सामने होती है। जो नहीं प्रूव कर सकता उसके खिलाफ केस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ तो सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन बात अब ये हो रही है कि इल्जाम कोई भी फिर लगाता रहेगा एक दूसरे पर। तो ये साहब ने लगा दिया मेरा, फिर पीटीआई ने किस बंदे को छोड़ा है?
अपोजिशन के किस बंदे पे उन्होंने इल्जामात नहीं लगाए। मुझे सारी अपोजिशन जो है उनको पकड़ के बंद कर दिया, इल्जामात लगा लगा कर। चले आपने कह दिया कि शरीफ खानदान को तो सजा हुई, ये तो सभी को करप्ट कहते हैं। इन्होंने तो ख्वाजा साहब पे भी पर्चे, उसको तो सजा नहीं हुई। बाकियों पे जिन पे जो नैब की इंक्वायरी शुरू करवाई उनको तो सजा नहीं हुई, उनको उनके पे भी ये करप्शन के इल्जामात लगाते रहे हैं। तो फिर क्या वो सारे कोर्ट में चले जाए? फिर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब उनके जिंदगी के हालात 30 साल पहले देखें और आज के देखें सर, जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान के आप 30 साल पहले देख लें, आज देख लें, उतना फर्क नहीं हमें नजर आता। शायद 19-20 का आप कह लेंगे, वो तो पहले भी सर एचएसएन में पढ़ रहा है, बाहर जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पैसा कमा रहा है। आपकी मोहब्बत बहुत लाजवाब है। आपने 70s में 70 साल एक मिनट आपकी 70s का कंपैरिजन कर ले, आप इमरान खान साहब का भी कर ले, मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, शरीफ खानदान का भी कर ले। 70s में किसकी इंडस्ट्रीज थी और खान साहब क्या करते थे पता कर? तब भी उस वक्त नए आए होंगे सर। आप ये बताएं मुझे। जी वैसे मैं आपको अवार्ड मिलना चाहिए, लाजवाल मोहब्बत का सबूत देते हैं आप इमरान खान साहब से। सर क्या अब मैं तो आपसे फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, ये तो आप मुझे बताएं सर कौन से नहीं बात नहीं कर रहे आप सर, बिल्कुल होना चाहिए लाजवाल मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। मैं कहता हूँ एक दिन नहीं होना चाहिए फिर वज़ीर आज़म उनको आप लेकर जाएं सर, कहीं ऐसा ना लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो इतनी मोहब्बत के बाद किसी नई किताब आने वाली में आपका भी चैप्टर लिखा जाए, लाजवाल मोहब्बत की दास्तान। तो बात ये है जी कि ये एक फिनोमेना मैं आपको बताता हूँ हमारे पॉलिटिशियंस का। ये आप छोड़ दें इमरान खान साहब को, इमरान खान तो वैसे ही जब खिलाड़ी थे तब भी कंजूस तरीन खिलाड़ी मशहूर थे। इनसे कभी किसी ने एक जो 7-अप पेप्सी मिरिंडा की बोतल भी नहीं पी इनकी टीम के लोगों ने, वो बात आप पूछ लें उनसे तो वो। लेकिन खैर वो खान साहब का अपना वो सिलसिला है, कैसी भी आदत हों वो कोई उसमें हरज नहीं है कि अगर वो नहीं किसी को खिलाते या पिलाते, वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखें कि जाती उमरा और वहाँ के रिहायशी जरदारी साहब, उनकी खबरें भी आई थी, आती रही हैं, आती रहेंगी। पॉलिटिशियन जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उनके डेरों के खर्चे उनकी पार्टी के लोग ही कोई ना कोई होते हैं, वो चलाते हैं। बहुत कम आपको नज़र आएंगे लोग जो अपना ख़र्चा खुद चलाते होंगे अपने डेरों का। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं वो अमूमी तौर पे पाकिस्तान में यही प्रैक्टिस है, जिसको मर्जी देख लें, ये इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन एक मजेदार चीज सुन ले, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। एक मजेदार चीज जो मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के कि जो फवाद चौधरी साहब है वो ये कहते हैं कि जनाब लोगों की पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए, हम इन्हीं कवानीन को लागू करना चाहते हैं जो आलमी सतह पर भी राइज हैं। देखिए फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि लोगों की पगड़ियों को उछालने का ये जो तरीका है ये बंद होना चाहिए। जिसने हर किसी की पगड़ी उछाली है, जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किए हैं। उन्होंने जहाँ पे पार्टी में उन्होंने उनको भी रगड़ा लगाया। अब मैं हैरान हूँ कि फवाद चौधरी साहब अब जब इमरान खान के ऊपर एक स्टेटमेंट आ गई तो ये कह रहे हैं कि लोगों की पगड़ियों को उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि जी फिर उन्होंने पगड़ियां उछाल के अपनी सारी की सारी उन्होंने तमाम की तमाम पगड़ियां उछाल ली और बड़ा अच्छा उन्होंने पकड़ के आसमान की तरफ फेंकी। तो वो खेल अब ख़त्म हुआ। तो अब उनको पता है कि कहीं खुदा ना खासा को पगड़ियाँ हमारी ना उछलनी शुरू हो जाए। तो अब उन्होंने कहा ये बंद होना चाहिए, वो तो उछलनी शुरू हो गई है। हम खेल चुके, कहते असी अपनी वारी लै चुके हैं तो तुहाडी वारी रोला पाता। तो उन्होंने कह रहे थे कि अब ये काम ना किया जाए, ये अब पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद किया जाए। अच्छा सर, तो बात ये है कि वही चीज़ कोई भी बंदा ऊपर की जाना। खानेवाल इलेक्शन सर, खानेवाल के इलेक्शन पर हमने बात करनी है, ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। अब पता चला।
खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है जी। कांटे का मुकाबला अभी तक नज़र आ रहा है नून लीग और पीटीआई के दरमियान। पीपल्स पार्टी पीछे है, काफ़ी पीछे है। टीएलपी भी नज़र आ रही है लेकिन काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। और अभी तक जो इतलात मिल रही हैं 183 पोलिंग स्टेशन में से तकरीबन 50 के लगभग पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है और नून लीग के उम्मीदवार को इसमें बढ़तरी नज़र आ रही है। 2-3 हज़ार वोट अभी फ़िलहाल आगे हैं। गुलाम रज़ा साहब, इस इलेक्शन के हवाले से बात अगर करें तो अब तहरीके इंसाफ के जो पिछली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे साहब, वो अब हैं नून लीग में। लेकिन इसके बावजूद अगर वो जीतते हैं, बाबर साहब ने जिस तरह कल कहा कि रिजल्टमेंट तो उनके कारकुनों में फिर नून लीग के तो यकीनन होगी कि जी फिर लोटाइज़म के आप कैसे खिलाफ हैं कि तहरीक इंसाफ वाले को आपने यहाँ से टिकट दे दिया। तो इसका मतलब है कि फिर नवाज शरीफ साहब सही कहते हैं जी, वो खंबे को भी खड़ा कर दें, जिसको मर्जी कर दें, वोट फिर मियाँ नवाज शरीफ का ही है। पंजाब में तकरीबन जितने भी अभी तक की सूरत हाल नज़र आ रही है, वहाँ पे नून लीग बड़े मार्जिन के साथ ऊंची जगह पे खड़ी है। ये जो बातें की जा रही हैं कि बहुत से लोग जाना चाहते हैं नून लीग में, वो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि अगर मियाँ साहब की बातचीत हो जाए और वो वैसी पॉलिटिक्स करें शुरू जिस तरह की वो पहले करते थे, तो जो काबिल कबूल हो, तो वो डेफिनेटली आप देखेंगे कि पंजाब में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो नून लीग हासिल करने की पोजीशन में है इस वक्त। अच्छा। और लोग बहुत चार्ज्ड हैं, इसी तरह से ये जो इलेक्शन है इसमें वाक़तन एक बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को टिकट दिया, वो जीत जाए, और नून लीग की अपनी जो उनके अपने उम्मीदवार थे वो तो ज़ाहिर है पहले उधर से जीत चुके। तो फिर ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे नून लीग के वोटर्स हैं, यानी कोई इकट्ठे नहीं किए गए मुख्तलिफ पार्टियों से। सर ये सीट नून लीग के पास ही थी। अगर हम इस तरह कहेंगे तो सर अभी मियांवाली में जलसा इमरान खान ने किया सर, बहुत ज़्यादा अभी वो दिखाया जा रहा है। सकरदू का जलसा वो भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये अगर हम पंजाब की बात करें तो मुख्तलिफ सिनारियो नज़र आएगा। उसमें तो पंजाब में ज़ाहिर है नून लीग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जहाँ पर जो जीता हुआ है उसके पास एक एज तो होता है। यही हमने डस्का इलेक्शन में देखा। हाँ, सियालकोट में तहरीक इंसाफ अपसेट कर गई, कहीं पेशावर में लगता है कि वो वहाँ नून लीग भी अपसेट कर गई थी। जी जी गुलाम रज़ा साहब, आवाज़ आ रही है? बाबर साहब। हाँ जी जी बाबर डॉक्टर साहब, इसी बारे में कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन में ये सीट पहले भी नून लीग के पास ही थी, अगर दोबारा नून लीग लेकर जाती है। देखिए उसामा साहब, अभी तक नून लीग ने जितनी सीटें जीती हैं वो सारी उसकी अपनी सीटें थीं, चाहे वो डस्का की सीट थी, चाहे वो खानेवाल की सीट है, ये अभी तो खैर इस पर रिजल्ट आना है, लाहौर की सीट है, जितनी भी सीटें, गुजरात की जो गुजरावाला की सीट थी, ये सारी सीटें नून लीग की अपनी खाली की हुई थी। हाँ, सियालकोट में वो एक सीट जो नून लीग ने खाली की थी वो पीटीआई जीती है। तो यहाँ पर खानेवाल में जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि निशात डाहा साहब के मुकाबले में राना सलीम साहब जो थे वो लास्ट में खड़े हुए थे। इस दफ़ा नून लीग जो है उन्होंने राना सलीम साहब को टिकट दे दी, निशात डाहा साहब की बेवा जो थी उनको टिकट नहीं दी, जिसकी वजह से वो पीटीआई के टिकट से लड़ी। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आ रहा उसमें तो ये लग रहा है कि नून लीग जो है उसको वादे बढ़तरी है, 5-6 हज़ार का तो फ़र्क पड़ गया है, और ये फ़र्क जो है मेरा नहीं ख्याल ये कम होगा, और अल्टीमेटली लग रहा है कि नून लीग ये सीट बासानी जीत लेगी। तो एक चीज़ उसामा साहब, जो ट्रेंड में तब्दीली है, जो मुझे लग रहा है, हमेशा होता है, ये कहा जाता है कि जो ज़िमनी इंतखाब होता है वो हमेशा हुकूमत का इंतखाब होता है, वो हुकूमत ही जीता करती है। लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अपनी खाली की हुई सीट जो थी वो ख्वाजा साहब 10,000 के मार्जिन से जीत गए। और फिर ये है कि कराची में मेरा ख्याल है इनकी कोई सीट इस तरह से गई। जी, तो जितनी भी सीटें नज़र आ रही हैं वो अब जो वहाँ पर फैसल वाडा साहब की सीट थी वो नून लीग पे पार्टी के दरमियान मुकाबला था, हालांकि सीट जो थी वो पीटीआई की खाली की हुई थी। तो अब ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ये समझे कि जनाब कि ये जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है, ये इकोनॉमी की जो बुरा हाल है, या आप जितना मर्जी कह लें कि जनाब बाहर का आप इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है,
प्राइम मिनिस्टर साहब को ये समझना पड़ेगा कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये अवाम की बड़ी खौफनाक रिजेंटमेंट है हुकूमत के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़, कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सके और उसी की वजह से लोग पीटीआई को वोट नहीं डाल रहे। मगर लाहौर में फ़र्क अगर देखें 7,000 समथिंग और वो 11,000, 4,000 का फ़र्क चले अगर हम कह भी लें, तो ये क्या इतना आप समझते हैं? अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पता लगेगा कि आप बिल्कुल समझते हैं कि बिल्कुल ही देखिए उसामा साहब ये मेरी बात सुनिए, खानेवाल का जो इलेक्शन था उसका जो डायनामिक था वो ये लग रहा था कि बड़ी हमदर्दी का वोट जो है वो निशा डाहा साहब जो उनकी वाइफ को पड़ेगा। वो पीटीआई से लड़ रही हैं, हुकूमती कैंडिडेट हैं, हुकूमत की उनको सरपरस्ती है और ये है कि राना सलीम साहब के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट थी नून लीग के अंदर कि जनाब ये तो वो बंदा है जो पिछले इलेक्शन में ओपनली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तकारीर करते रहे हैं और उनकी तकारीर की वो वीडियोस चलाई गई इस इलेक्शन में कि जनाब पिछले इलेक्शन में ये कह रहे थे, अब ये क्या कर रहे हैं। अगर इस सारी चीज़ के बावजूद राना सलीम जीत जाते हैं जो कि लग रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सिंपैथी ये वो कुछ नहीं है। असल चीज जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज है, लोग उससे तंग हैं। इसका मतलब लोग अपनी जिंदगी को ज़ाहिर है ज्यादा देखते हैं, उस किससे वो मुतासिर हो रहे हैं। कोई लोटा है, इधर से गया उधर गया, किस तरह का उम्मीदवार है, क्या था, वो इस चीज को उतना ज्यादा वेटेज नहीं देते। उनकी जिंदगी क्या है, महंगाई है, आप मेरी बात सुने, आम रूटीन में ये मैटर करते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा देखा कि आपने कैंडिडेट चेंज कर लिया और जो पॉपुलर कैंडिडेट था वो इंडिपेंडेंट खड़ा होकर जीत गया, ये होता है, ये बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। लेकिन लोगों ने इवन जो कह रहे थे कि सिंपैथी कार्ड की बात की जा रही थी, लोगों ने सिंपैथी कार्ड भी नहीं दिया। लास्ट फ्यू सेकंड्स, गुलाम रज़ा साहब, क्या रीज़न है तहरीक इंसाफ के पीछे रहने? ये तहरीक इंसाफ के पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह महंगाई है और लोगों के अंदर अब ये जो लावा भरा हुआ है ये अब निकलना शुरू हुआ है। और जब तक ये बात कही जाती रहेगी कि हम खित्ते के दीगर ममालिक से हम बहुत आगे हैं, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ गई है, हमारी बेरोज़गारी भी ख़त्म हो गई है, घर भी बन गए हैं और महंगाई भी ख़त्म हो गई है, महंगाई तो है ही नहीं, सबसे सस्ता मुल्क है, तो लोग अब वोट के ऊपर ठप्पा लगा के बताएंगे कि सस्ता मुल्क है, ये महंगा है और बेरोजगारी बढ़ी है, ये कम हुई है। लोगों के पास ये इख्तियार है और वो आएगा। चले, अभी भी शायद गवर्नमेंट के पास 1-1.5 साल का वक्त है। अगर वो महंगाई कंट्रोल करती है तो फिर शायद लोग दूसरी तरफ सोचे, वरना इस वक्त ट्रेंड तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला।